नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन हिस्ट्री जोन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम या स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की श्रृंखला हम लोग इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके 3 MCQ सीरीज हम लोग प्रेजेंट कर चुके हैं। ये जितनी भी सीरीज हैं टॉपिक वाइज हैं, जो रिकॉर्ड वीडियो हम आपको दे रहे हैं, जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, टॉपिक के वाइज जो प्रश्न या तो एग्जाम में आ चुके हैं या उससे संबंधित जो सीरीज है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है तो हम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर प्रश्नों के आधार पर अपने को जज करें और उसी तरीके से अपनी तैयारी को एक दिशा भी दें और दशा भी दें। तो सीरीज में स्ट्रगल में 1857 का विद्रोह हो, चाहे नरम दल हो, चाहे गरम दल हो, चाहे गांधी युग, जितने भी टॉपिक हैं टोटल इसमें जो ग्रुप पैकेज है उसमें 16 टॉपिक हमने रखे हैं और उसी तरीके से उसमें टोटल MCQs हैं। तो ये एक प्रश्नों की अच्छी श्रृंखला है और उम्मीद करते हैं इसमें सभी लोगों को लाभ मिलेगा। आज का टॉपिक है उदारवादी युग या नरम युग। कांग्रेस की स्थापना से पहले 1857 का विद्रोह हुआ। उस विद्रोह के बाद अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसी संस्था का उदय हो जो उनके बीच और भारतीयों के बीच में एक पुल का काम करे, एक ब्रिज का काम करे। उसी ब्रिज का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी बनने के बाद भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम का ट्रैक तैयार हुआ और माना जाता है कि 1885 से 1905 तक का ये जो दौर है, इसी को हम नरम युग कहते हैं, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे, जो इसके समर्थक थे, उनकी ये सोच थी कि अंग्रेजों के साथ मिलजुल के अगर हम रहें और रिक्वेस्ट पूर्वक अपनी बात करें, विद रिक्वेस्ट, इस प्रार्थना के साथ, तो शायद देश का कल्याण होगा। लेकिन 1905 में जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया, देश की यूनिटी को डिवाइड करने के लिए, देश की राष्ट्रीयता को तोड़ने के लिए, हमको 7-8 करने के लिए, तब गर्म युग का उदय हुआ। इसमें कुछ उग्रवादी विचारधारा है जो हम आपको क्रांतिकारी आंदोलन में पढ़ाए हैं। इसका एक प्रैक्टिस पेपर हमने आपको दिया था। तो जो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित और बाकी, धीरे धीरे भारत में गांधी जी का प्रवेश हो जाता है भारत की राजनीति में। 1919 में जब रॉलेट एक्ट आता है, उसके विरोध में गांधी जी अपनी राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करते हैं। ये कहलाता है गांधी युग। पूरे स्ट्रगल का सबसे अहम पार्ट यही है। इसमें लंबी सीरीज है और अच्छी अच्छी इवेंट्स हैं, ज़बरदस्त क्लाइमैक्स है। तो इसके MC को हम कम से कम 2 बार प्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। तो आज की सीरीज है उदारवादी युग, मॉडरेट पीरियड ऑफ कांग्रेस। और शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता दूं, GS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो हर सब्जेक्ट के बीच में ज़बरदस्त इंटररिलेशन है। तो शुरुआत हमने स्ट्रगल से इसलिए क्योंकि ये सबसे अहम पिलर है GS का। तो इसके वीडियो और रिकॉर्ड MCQ लगभग तैयार हो चुके हैं और धीरे धीरे ये सबके पास पहुँचेंगे। तो काफ़ी मेहनत की है इसको तैयार करने में। ये कहने को ऑनलाइन है, लेकिन इस ऑनलाइन में ऑफलाइन का मज़ा है, क्योंकि आप बच्चे अगर कोचिंग नहीं भी आ पाते तो वो क्लास में ऐसे ही फील करेंगे इसमें जैसे वो किसी कोचिंग में ऑफलाइन क्लास ले रहे हो। इसलिए लेक्चर को बोर्ड पर ही सेट किया गया है। हाँ, MCQ के लिए हमने सिस्टम की मदद ली, चूँकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्लास में बोर्ड पे लिखने में दिक्कत थी और आगे चल कर के डिजिटल बोर्ड पर इसको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और उसी आधार पर जैसे रिसोर्सेज मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपका सहयोग मिलता जाएगा, वैसे वैसे चीज़ें और बेहतर होंगी। तो प्रयास जरूरी है, बस पढ़ाएं और आगे चल कर के बाकी सब्जेक्ट पर भी काम चल रहा है। धीरे धीरे सब आपकी पहुंच में होंगे और उनका फ़ायदा उठाएं अपनी तैयारी में। इसी उम्मीद के साथ आज की सभा शुरू करते हैं और स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन के बहाने आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबको पता है कि
कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन या सेशन बॉम्बे में हुआ था। इसका जो प्लेस है वो बॉम्बे, और निर्धारित प्लेस तो पुणे था, लेकिन पुणे में सेशन हो नहीं पाया, तो ये हुआ था बॉम्बे में। और कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। इस सेशन के चेयरमैन या प्रेसिडेंट, जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन तो बहाना है लेकिन इसी बहाने ये सब आपको बताना है, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस सेशन में कांग्रेस पार्टी से पूर्व की जो संस्थाएं थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इसका एक क्लास मैंने लिया था, कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, और धीरे धीरे वो सभी संस्थाएं कांग्रेस में विलय होती गई। तो उनको मिला दें तो कांग्रेस के पहले सेशन में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इसी में एक नाम दादा भाई नौरोजी का भी आता है, जिन्होंने इस संस्था को कांग्रेस वर्ड्स दिया। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको बोलते हैं एओ ह्यूम। और इनकी जो संस्था थी वो थी इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो 1884 में उन्होंने स्थापित की थी। इसका जब पहला सेशन बॉम्बे में बुलाया गया तो उसी सेशन में दादा भाई नौरोजी ने ये सुझाव दिया, इसका सही नाम होना चाहिए कांग्रेस। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो पिता हैं, संस्था ह्यूम की है, कांग्रेस शब्द दादा का है, और यही इनकी विशेषता। इसीलिए जब कांग्रेस का अगला सेशन कलकत्ता में हुआ तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। ठीक, क्योंकि ये सब क्वेश्चन उसी दौर के हैं, तो भले ही संख्या कम और ज़्यादा हो, लेकिन इसी बहाने एक प्रैक्टिस तो, अभ्यास तो हो ही जाएगा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से विच ऑफ द लीडर्स सस्पेंडेड बाय ब्रिटिश फ्रॉम सिविल सर्विसेज, कौन सा एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया? इंडियन सिविल सर्विसेज के या भारतीय लोक सेवाओं के सिविल सेवाओं के जनक माने जाते हैं कॉर्नवालिस। और ये सेवाएं जब शुरू हुई तो भारत में कई ऐसे युवा थे जिन्होंने इन सेवाओं में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हों, चाहे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ये थे जो पहले ICS हैं, जो 1867 में पहली बार सिविल सेवाओं को उत्तीर्ण किए थे। फिर नंबर 2 पर आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1868 में ICS की परीक्षा पास की। क्रम में ये नंबर 1 पर होंगे, ये नंबर 2 पर। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बाद में असम में जब इनको दंडाधिकारी के रूप में इनका ट्रांसफ़र किया गया, तो इनकी गतिविधियों के कारण, क्योंकि भारत के थे, इन्होंने कुछ विरोध किया, इसी आधार पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसको बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और पहले ICS आ जाएं तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, दूसरे आ जाएं तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, तो इसका आंसर होगा A। अगला प्रश्न है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या है? मेन रोल ऑफ लिबरल्स इन स्ट्रगल। तो जन आंदोलन करना, एक पब्लिक मूवमेंट चलाना, हिंसक कार्य पद्धति, वायलेंस एक्टिविटी, अन्याय के खिलाफ उकसाना, और ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, यानी अटैक इंडियन पीपल ड्यू टू अराउंडिंग ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ टॉर्चिंग। तो इसका D आंसर सही होगा। देखिए, उदारवादी लोग जो थे, भारतीय थे, वो भी चाहते थे देश को आज़ादी मिले, लेकिन उनका तरीका थोड़ा शांत प्रिय था, क्योंकि अभी वो माहौल नहीं था, वो उतना लोहा गर्म नहीं था। तो उन्होंने उनकी तारीफ भी की और धीरे धीरे अंग्रेज़ों की जो नीतियां हैं उनका विरोध भी करना शुरू किया, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। और हिंदी साहित्य के अनुसार मैं आपको अगर समझाऊँ
तो जब भारतीय द्वीप भारत में थे तो उसी दौर में हम कह सकते हैं भारत में कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ। इधर भारतीय द्वीप, इधर कांग्रेस युग शुरू हुआ। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय भी उन्होंने अंग्रेजों का विरोध हमने शुरू किया था। इसलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हम आधुनिक साहित्य का पिता कहते हैं। उन्होंने भी अपने नाटकों में, चाहे वो भारत दुर्दशा हो, चाहे अंधेर नगरी, चौपट राजा, अंग्रेजों का विरोध किया। लेकिन विरोध किया इस तरीके से जैसे अंग्रेज जान भी ना पाए ये मेरे बारे में कह रहे हैं, लेकिन हम समझ जाएं हम किन के बारे में कह रहे हैं। जैसे भारत दुर्दशा में उनकी फेमस लाइन है, रोबो सब मिल के आवो, क्योंकि ब्रजभाषा उसमें साहित्य का मेन लोड प्ले करती थी, हमारी मेन काव्य भाषा थी। और खड़ी बोली का जन्म भी हो चुका था, लेकिन कविताएं ब्रजभाषा में ही लिखी जाती थी। लेकिन उसकी जो मिठास थी, उसकी जो माधुर्यता थी, उसमें उतना वजन नहीं था कि वो अंग्रेजों को खरी खोटी सुना सके। इसलिए खरी खरी और खड़ी खड़ी भाषा का विकास हुआ, उसी को हम खड़ी बोली कहते हैं। तो उन्होंने अपनी कविता में कहा, रोबो सब मिल के आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो जनता की ओर ध्यान खींचा, जैसे इन लोगों ने खींचा, वैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी खींचा। उसके बाद वो कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन सब चूसे, सखी बातन में है तेज, क्योंकि साजन है अंग्रेज। नाटक के माध्यम से, ड्रामे के माध्यम से भारतेंद्र हरिश्चंद्र के दौर में लोग अपनी बात कहते थे, और उसी दौर की ये साहित्य, जैसा साहित्य होगा वैसा समाज होगा, जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य होगा। यूं ही हम नहीं कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो इस तरीके से उदारवादियों ने भी अपने तरीके से ये प्रयास किया। धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजों की नीतियां खुलती गईं, हमने भी अपनी राजनीति की दिशा बदल दी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन में कितने प्रतिनिधियों ने, या कह सकते हैं कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, क्वेश्चन हिंदी में है क्योंकि अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। दोनों में लिखने के लिए थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम है, आगे वो सॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो साथ साथ देते चले, जिससे कोई बच्चा अगर हिंदी में भी प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो प्रतिनिधि को हम मेंबर्स कहते हैं। तो पहले सेशन में कितने मेंबर्स थे, अभी मैंने समझाया था कि 72 मेंबर्स थे पहले सेशन में, और जैसे जैसे सेशन बढ़ता गया नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते गए। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन, इनका विलय, मर्जिंग कब हुआ, कब ये मर्ज हुए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। इंडियन एसोसिएशन के जो फाउंडर थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनके बारे में अभी मैंने बात की थी, और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ये संस्था बनी थी। कांग्रेस से पहले सबसे लोकप्रिय संस्था भी यही थी, लेकिन जब पहला सेशन हुआ तो इंडियन एसोसिएशन की तरफ से आनंद मोहन बोस और उनकी अन्य सदस्यों ने कांग्रेस के पहले सेशन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन सुरेंद्र बनर्जी पहले सेशन में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वो भारत में नहीं थे, वो लंदन में थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन मेंबर उपस्थित नहीं था, तो आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब वो आए तो 1886 में ये दोनों एक साथ हो गए। तो इसका साफ साफ मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस इंडियन एसोसिएशन, दोनों एक हो गए। कब? 1886 में। और वैसे पार्टी वाइज देखें तो 1885 और 1876, काफी पुरानी संस्था जो एक साल के बाद कांग्रेस में मर्ज हो गई। ए नेशन इज इन द मेकिंग,
ए नेशन इन द मेकिंग ये फेमस बुक है किसकी? तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सूर्यनाथ बनर्जी, दीनबंधु मिश्रा। तो बहुत आंसर है सूर्यनाथ बनर्जी। सूर्यनाथ बनर्जी की व्यक्तित्व से अगर क्वेश्चन देखे जाएं तो अभी सूर्यनाथ बनर्जी ही छाए हैं। भारत के दूसरे आईसीएस, बर्खास्त होने वाले पहले आईएएस। इनकी बुक है ए नेशन इज मेकिंग। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर, कांग्रेस के पहले सेशन में उपस्थित नहीं थे और आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1976 में की। ठीक, तो नरम दल के महत्वपूर्ण स्तंभ। अगली बुक है लिबर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहले दौर में एक नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, जिनको फादर ऑफ नेशनल इनकम, फादर ऑफ कांग्रेस वर्ड्स कहते हैं। और धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, स्वराज वर्ड्स की खोज की और इनकी फेमस बुक है लिबर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब ये भी एक उदारवादी नेता है तो इनसे भी कई प्रश्न बनेंगे। दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नागरिक, और राष्ट्रीय आय को सबसे पहले उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इस राष्ट्रीय आय के पिता भी इनको कहते हैं। डेनिस थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इनका माना जाता है। और कांग्रेस में पहली बार कलकत्ता सेशन में ये अध्यक्ष बने 1886 में, यानी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हैं। और स्वराज शब्द का पहला प्रयोग कलकत्ता सेशन में ही इन्होंने किया। तो पर्सनालिटी वाइज देखें दादा भाई के बारे में भी बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ सीखने को है। इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में मोड़ आया? 1897 में तिलक की जब गिरफ्तारी हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काफी चेंजेज हुए, क्योंकि ये अलग बात है कि 1905 में कांग्रेस का में गर्म दल शामिल हुए, लेकिन तिलक की गिरफ्तारी 1897 में होती है तो कांग्रेस में जितने भी नेता हों, चाहे वो नरम दल के हों चाहे गर्म दल के, सब चाहते थे कि तिलक को रिहाई हो। तो इसीलिए तिलक कांग्रेस में शामिल होते हुए भी ना होते हुए भी काफी लोकप्रिय थे। गर्म दल के नेता थे और कांग्रेस के मेंबर भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से गर्म दल के जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो तिलक हो चाहे लाला लाजपत राय हो, कांग्रेस का अध्यक्ष ना होना उनके लिए एक दुर्भाग्य की बात है। तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, और लेकिन कांग्रेस की तरफ से इनको उतना रिस्पेक्ट मिला जो इनको मिलना चाहिए। यही वजह थी कि तिलक की निधन पर हमने तिलक फंड बनाया और 1 अगस्त को हमने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ये कांग्रेस के प्रति उनका एक राष्ट्रीय सम्मान था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अब इससे पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एक बार डिटेल करना था जिससे सारे क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं वो क्लियर हो जाएं। जो भी क्लास में लिया था तो बताया था कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, उसमें क्या क्या फैक्टर पॉइंट निकलते, कांग्रेस के कौन कौन से 4 सेशन हैं, उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने क्लियर की। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? सेकेंड टाइम। कांग्रेस की अध्यक्षता कई लोगों ने 2 बार की, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन यहाँ ऑप्शन 4 है: लाला, गांगुली, जॉर्ज यूले और विलियम बेडरवर्न। तो फिलहाल आंसर की बात करें तो बेडरवर्न होंगे। बेडरवर्न की बात करें, देखिए जो पहला सेशन है तो इसमें अध्यक्ष थे बनर्जी, WC। दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन
तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा सेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, इसमें जॉर्ज यूले, ठीक। अब पांचवा सेशन जो हुआ था बॉम्बे में, तो बेडरबर्न। पहला सेशन बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, उसमें 85, 86, 87, 88 और 89। ठीक। तो बेडरबर्न कांग्रेस के 5वें अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले भी ब्रिटिश थे, बेडरबर्न भी ब्रिटिश थे, और दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष। और उसके बाद 1910 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी 1889 और 1910। तो दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष, सेकेंड ब्रिटिश प्रेसिडेंट, पहले थे जॉर्ज यूले, क्रम में होंगे नंबर 5 पर। वी फॉर बेडरबर्न, वी फॉर बॉम्बे, ठीक। और जॉर्ज यूले होंगे चौथे, लेकिन एक बार, यहाँ बात हो रही है 2 बार। और बाकी जो 2 बार बने उसमें बोस हैं, मेन नाम है जवाहरलाल नेहरू, बेडरबर्न, ठीक। ये कम से कम 2 बार बने। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करें। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक तरफ राइटर हैं, एक तरफ उनकी पुस्तक है। हाँ, इसमें एक ये जो लिस्ट है ABCD वाली, वो नहीं हो पाई सेट, तो हम इसी में अपना ऑप्शन खोज लेते हैं। मेन चीज़ है प्रैक्टिस ही करनी है, तो इसी बहाने कुछ नई नई चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। अब प्रश्नों की सीरीज नहीं कम नहीं है, ढेर सारे प्रश्न भरे पड़े हैं किताबों में, नेट पर, तो अभ्यास करना है बस। ये था जितना संभव था मैंने किया, चूँकि सीरीज काफ़ी बड़ी है, तो ये था कि सबका समावेश हो। तो SN सेन की पुस्तक है 1857, ये पता है। ये एक सरकारी पुस्तक है, ये सरकारी लेखक हैं 1857 के विद्रोह के मिस्टर सेन। तो D का 4 होगा। और RP दत्ता की बुक से इंडिया टुडे। एनी बेसेंट की बुक है हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए भारत कैसे लड़ा, हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम। और सीतारमैया की बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इसमें कुछ उदारवादी हैं, कुछ आगे के हैं, लेकिन बुक्स आती हैं, इसलिए हमने इसको इसी में रख दिया। SN सेन, RP दत्ता जो कि उस दौर के हैं, रमैया और इनोसेंट गांधी युग के माने जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा है सबका, 1 2 3 4। तो ये 4 क्वेश्चन आपके और तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से मेरे हिसाब से यहाँ की सीरीज हम, अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी है। कभी कभी कुछ स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, उसी में ये स्टेटमेंट है। यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे, तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। किस गरम दल के नेता ने ये उदारवादियों के लिए कहा था, मेढकों की तरह जो टर्राना है? ये स्टेटमेंट दिया था तिलक ने। उसकी वजह यह थी कि 1885 से लेकर के 1905 तक ये उदारवादी राजनीति में थे, और पूरे दौर में इन्होंने काफ़ी विनम्र तरीके से अपनी बात अंग्रेजों से कही, और धीरे धीरे अंग्रेज उनकी बातों को सुनना और अनसुना कर देते थे।
इसी बीच बंगाल का विभाजन भी हो गया, तो तिलक, लाल बाल पाल जैसे लोग कांग्रेस में शामिल भी हुए। उनको लगा कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है, हम अपने ही घर में अपने घर के लिए भीख मांग रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मेढकों की तरह टर्राना। तो ऐसी बात हो जिसमें वजन हो, तो हाथ जोड़ने से नहीं काम चलेगा, अब वक्त आ गया है हाथ तोड़ने का, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं, उसको टेढ़ा करना पड़ेगा। तो ऐसे उग्रवादी विचारधारा के ये लोग थे, और समय के अनुसार इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि सठे साठेम चारित, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए, चाणक्य नीति कहती। तो तिलक के यही विचार उस समय थे। कुछ लोग इससे समर्थित थे, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन समय के अनुसार ये बदलाव जरूरी था। जो अंग्रेजों की पॉलिसी वही थी। कांग्रेस पार्टी बनने के बाद जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी में मेंबर बढ़ते गए, तो 1905 में कर्जन ने बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही और हम इसको अंत तक समाप्त करके ही रहेंगे। तो पूरा प्लान था कांग्रेस पार्टी को नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। और उसी तरीके से एक स्टेटमेंट और मिला है, भारतवर्ष तलवार के दम पर जीता गया, चाहे वो मैसूर के साथ हो, चाहे वो अवध के साथ हो, चाहे पंजाब के साथ हो, चाहे वो किसी भी राज्य के साथ हो। अंग्रेजों ने सहायक संधि की, फिर युद्ध किए, उसके बाद गलत तरीके से राज्यों का विलय किया, और तलवार के बल पर ही उसे अंग्रेजों के कब्जे में रखा जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया था मिस्टर एल्गिन ने, क्योंकि भारत में जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो उसमें तलवार का ही हार था। आगे मैसूर युद्ध हो, चाहे बक्सर का युद्ध हो, चाहे प्लासी का युद्ध हो, चाहे सिख हो युद्ध हो, चाहे मराठा युद्ध हो, तो बल की दम पर और फूट करो और राजनीति करो की तरीके पर। तो इतने कुछ प्रश्न हैं, बाकी इसमें सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि गांधी युग इसके बाद मैं शुरू करूँगा, तो गर्म युग हो चुका है। गांधी युग में नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा है कि 1919 से 1947 तक की सीरीज है, और सीरीज पूरी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ये नंबर आप इवेंट ज़्यादा है, क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, तो उसमें हम MCQ की 1, 2 या 3 सीरीज कम से कम बनाएंगे, जिससे कम से कम उतना हो जाए जिससे सारे क्वेश्चन सही तरीके से समझा भी दिए जाएं और समझ में भी आ जाए। इन्हीं सारी बातों के साथ मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी लोगों को दुआ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।